बड़े दिग्गज अहमदाबाद में मौजूद हैं। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष, उनका नामांकन गांधीनगर में वो दाखिल करेंगे, पर्चा गांधीनगर जाकर दाखिल करेंगे। लेकिन अहमदाबाद जो कि पूरा एक रास्ता है, डेवलप्ड एरिया है, सारा का सारा इस अहमदाबाद के पूरे हिस्से में यहां पर अमित शाह अपना एक रोड शो कर रहे हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों से इस वक्त उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा एक है, हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व हमारी विचारधारा है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदुत्व हमारी सांस है, अगर सांस रुक जाए तो हम कैसे जिएंगे। और इसलिए हम फिर से एक बार एक साथ आए हैं। जो पार्टियां, जैसे आपने अभी देखा होगा कि हम सारे साथ खड़े रहकर एक बड़ी माला हमें पहनाई गई। ये तो चुनाव का माहौल रहता है, गर्म करने का एक तरीका रहता है। विपक्ष ने भी कितने 56, अब तक 56 एक पिक्चर थी वो याद आ गई मुझे, अब तक 56 वो सारे इकट्ठा है, हाथ में हाथ मिलाए, हाथ मिलाओ। लेकिन वो एक जो कहावत है ना, दिल मिले ना मिले हाथ तो मिलना चाहिए। हमारा दिल मिल गया है। और हमने यही सोचा कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन उसके पहले 25 साल 30 साल जो हो रहा था, हम दोनों, हमारे पास क्या था। पूरे अगर देश की राजनीति का हम विचार करेंगे उस वक्त का, तो हम दोनों पार्टियां, हम दोनों के अलावा एक दूसरे के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक बादल साहब थे, जरूर थे, लेकिन मान लो कि दोनों हम राजनीति में अछूत थे, सामने कुछ नहीं था, लेकिन एक भगवा हाथ में लेकर हम चल पड़े थे। पता नहीं 25 साल कैसे गुजर गए। जो एक अपना सपना था वो सच्चाई में बदल गया। दिल्ली के तट पर अपना भगवा लहराया गया। और आज हमारी सोच एक है, विचार एक है, नेता एक है। मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूं कि क्या आप में एक कैसी कोई बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं। आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। तो यही मैं आह्वान विपक्ष को देता हूं। मेरी बात सुन लो। जैसे आप मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, मैं विपक्ष को आह्वान देता हूं, चलो जैसे हम एक साथ आए हुए हैं, आपकी एक रैली करो और कार्यकर्ताओं को बोलो कि एक नाम लेकर नारे लगाओ। चलो, मेरा आह्वान है। ना कोई सोच है, ना कोई नेता है। कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। ये चाहता है कि हम इकट्ठा आए, क्योंकि अगर हमारा बहुमत आता है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो चाहता है नहीं, मैं बनूंगा। अरे पहले ही टांग खींचना शुरू कर दिए आपने, तो आगे कैसे। जब आपस में टांग खींचना शुरू होता है तो वही टांगों से, वही कदमों से आगे कैसे बढ़ सकते आप। पिछली तमाम कड़वाहटों को भुलाते हुए दिखे उद्धव ठाकरे और एक साथ एक सुर में उन्होंने विपक्ष को ललकारा और कहा कि जिस तरह से मोदी हमारा एक नेता, उस तरह से आपका कौन नेता, उसे भी सामने लाने की कोशिश करें। वक्त छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। साथ में राजीव शर्मा। 2019 लोकसभा चुनाव के रण को देखते हुए हर जगह तमाम उम्मीदवार अपना नामांकन वक्त से पहले दाखिल कर लेना चाहते हैं और अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर में नामांकन दाखिल करने की तैयारी में हैं और इसके चलते अहमदाबाद में वो एक रोड शो निकालेंगे जो अहमदाबाद से गांधीनगर तक होगा। और रोड शो के ठीक पहले तमाम साथी दलों के नेता इस वक्त इकट्ठा हैं अहमदाबाद में और संबोधित कर रहे हैं तमाम जनता को, समर्थकों को। तो अहमदाबाद में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन शुरू है। अमित शाह के नामांकन में शामिल होने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे, राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान और तमाम दूसरे नेता जो कि इस अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नामांकन के दौरान उपस्थित रहने की तैयारी किए हुए हैं और इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। मंच पर तमाम नेता हैं। उद्धव ठाकरे कब से कुछ देर पहले अपना संबोधित कर चुके हैं तमाम समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को। उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ी बात कही कि अब हमारे दिल मिल गए हैं। लंबे वक्त तक हम सब में एक बातें एक जैसी रही, कुछ तलखी रही और वो कड़वाहट अब हम भुला चुके हैं।
हैं और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह खुद स्वागत करके उद्धव ठाकरे का उन्हें मंच पर उनकी कुर्सी तक ले जा रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह का नामांकन अपने आप में इसलिए भी खास है कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी में आडवाणी युग की अब समाप्ति है और इस सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष। गांधीनगर जो कि गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, वहां से अमित शाह अपनी राजनीतिक पारी, लोकसभा की पारी की शुरुआत चुनाव के तौर पर इस वक्त करने जा रहे हैं। चुनाव वहां से पर्चा दाखिल कर रहे हैं, यानी लाल कृष्ण आडवाणी के युग के बाद अब अमित शाह इस सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। 4 तस्वीरें इससे पहले कि अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करें, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शाह के नामांकन के लिए तैयारियां काफी चाक चौबंद की गई हैं समर्थकों के साथ और तमाम लोगों के साथ। और अब सीधे चलते हैं मंच पर जहां पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी पासवान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन भाई जी गडकरी, यहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, न तो मैं गुजरात का मतदाता हूं और आज यहां पर हमारे अमित भाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, न तो उसका मैं प्रस्तावक हूं और न तो समर्थक हूं। फिर भी मैंने फैसला किया कि यदि अमित भाई शाह यदि अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो उस अवसर पर मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा और इसीलिए आज मैं यहां पर मौजूद हूं। और इस अवसर पर मौजूद रहने का फैसला मैंने इसलिए किया कि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था और हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश में चुनाव लड़े थे। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बावजूद हम लोगों ने सारे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलजुल कर यह सरकार बनाई। इसलिए आज के अवसर पर मैं वही शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर अमित भाई शाह के लिए आया हूं कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहां से हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे, लंबे समय तक उन्होंने अपना पार्टी का मार्गदर्शन किया है, एक कद्दावर नेता हैं, उनका उत्तराधिकार संभालने यदि कोई जा रहा है तो हमारे अमित भाई शाह उनका उत्तराधिकार संभालने जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी इस गुजरात की जनता, इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमारे अमित भाई शाह को अपना भरपूर आशीर्वाद देगी ताकि वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर वह भारत की संसद में पहुंचे। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक हम लोगों की सरकार चली है। मैं विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यानी करिश्माई काम करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज के 5 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भारत दुनिया में गरीब देशों की कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता था, लोग यह मानते थे कि यह तो बहुत कमजोर देश है, गरीब देश है, बेरोजगारों का देश है, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, हम सबको सचमुच बधाई देनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने 5 वर्षों के अंदर एक ऐसा करिश्माई काम किया है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करता है कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश या भारत की है। बहनों भाइयों, ये सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत 2014 के पहले दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 9वें स्थान पर था, वह भारत 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 6th पोजीशन पर आ गया है, जिसकी रैंकिंग 6th आज हो गई है। और इसी वित्तीय वर्ष में यह हमारा भारत दुनिया के
टॉप 10 में 5वें पायदान पर खड़ा होगा, यह हम सबके लिए गौरव की बात होगी। और आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है बहनों भाइयों कि 2028 आते आते यही हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका जो है दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं, इनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? सभी सच्चाई को मानते हैं, सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत का नेतृत्व इस समय सशक्त हाथों में है, बलवान हाथों में इस समय भारत का नेतृत्व है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब शब्दों का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में करते हैं। बहनों भाइयों, आपसे नहीं बल्कि सभा के माध्यम से समस्त देशवासियों से, देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, जिसने देश की प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी राजनीतिक पार्टी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। जीवट के साथ पुरजोर तरीके से आप सभी कार्यकर्ताओं को, बहनों भाइयों, अपना 1 महीने 1.5 महीने सारा कामकाज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को और अपनी एनडीए को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए हम सभी को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिस प्रधानमंत्री ने ऐसी सरकार चलाई हो कि बहनों भाइयों, उसके पहले भी आपने कांग्रेस की सरकारों को देखा है, लेकिन 5 वर्षों में कोई भी मां का लाल, चाहे वह भारत का रहा हो अथवा दुनिया का रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। और यह राहुल गांधी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं और नौजवानों आपसे भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर बोलो, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि चौकीदार प्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि चौकीदार चोर नहीं है बल्कि दोबारा पीएम बनना श्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि भारत की समस्याओं का समाधान भी श्योर है। डंके की चोट पर बोलो, सारी समाधान, सारी समस्याओं का वही क्योर है। यह विश्वास लेकर हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक बहनों भाइयों, जो कुछ भी बालाकोट में हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसको लेकर भी राजनीति की जा रही है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका श्रेय क्यों दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, भूल गए वो 1971 जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और भारत की बहादुर सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान बन गया था और बांग्लादेश बन गया था। उस समय भारत की संसद में खड़े होकर हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी की सराहना की थी और सारा हिंदुस्तान उस समय इंदिरा गांधी का जय जयकार कर रहा था, इंदिरा गांधी जिंदाबाद का नारा दे रहा था। यदि हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर फिदायीन हमला करके 40-42 जवानों को मारा गया था, यदि उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर जो काम किया है बहनों भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री का जयकारा क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी सराहना क्यों नहीं होना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाई, जब भी हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसके लिए आवश्यक होता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है और जो सत्ता का मुखिया है वह अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे। 26/11/2008 का जो मुंबई का कांड हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ उस समय नहीं कर पाए, जबकि बड़ी संख्या में लोग हमारे मुंबई में 26/11/2008 के आतंकवादी आक्रमण में मारे गए थे। कुछ नहीं किया। राजनीतिक शक्ति और हमारे सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम
दोनों ताल से ताल मिलाकर चलते हैं बहनों भाइयों, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। यह बात मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं। और यहां से लेकर वहां तक जितने भी आप सब खड़े हैं और यहां भी खड़े हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। इसलिए आप लोगों के द्वारा भी एक बार हाथ उठाकर बहनों भाइयों अपने सेना और के शौर्य, सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम का अभिनंदन किया जाना चाहिए। आप सबसे भी कहना चाहता हूं, एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मित्रों, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अंतिम अपील आप लोगों से यही करूंगा कि आदरणीय अमित भाई शाह ने करिश्माई काम इन्होंने भी संगठन में किया है। मैं जानता हूं 5.5 वर्षों तक मैंने भी संगठन चलाया है, लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया, सचमुच वह अमित भाई शाह ने अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में करके दिखाया है। पहली बार आज हम सभी कार्यकर्ता अपना सीना ठोक कर कह सकते हैं, मेरे बहनों भाइयों, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि कोई बन गई है तो हमारी और आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बन गई है बहनों भाई। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है बहनों भाइयों। हमारे लिए अलायंस, हमारे लिए गठबंधन यह कंपल्सन नहीं है, बल्कि गठबंधन हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। हम अपने सारे सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे बहनों भाइयों। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरी ताकत लगाइए और हमारे अमित भाई शाह जो यहां से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हुए हैं, उन्हें भारी मतों से जिताकर भारत की संसद में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अमित भाई शाह को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करूं। आज बहुत बड़ी भारी संख्या में हमारे चहीते राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जो नामांकन पत्र भरने वाले हैं, उसके लिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू भाई वाघाणी जी अमित भाई शाह को श्रीफल और शक्कर देकर सुकन करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष पूरे देश में हर एक जिले में, हर एक तहसील में कार्यकर्ताओं को जोम, जुस्सा और उत्साह बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को एक अलग प्रकार का समर्थन दिलवाया है। और राजनीतिक चाणक्य और हमारे लोकप्रिय आदरणीय तो यार अमित शाह के नामांकन की इस मंच पर जो सभा है, जो समर्थक जुटे हुए हैं, उन्हें संबोधन के बाद एक रोड शो शुरू होगा जो गांधीनगर तक जाएगा, जिसके बाद अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, अपना पर्चा भरेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। बिहार और देश के दिग्गज नेता जो सन 75 से राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे श्रीमान रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई, गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम माथुर जी, और आज इस रोड शो की शुरुआत पर आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूं। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। मित्रों, यहां मेरे साथी जो है, मेरे नेता सारे हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी देने का प्रयास किया पार्टी को, देश को, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इस गांधीनगर क्षेत्र से, जहां श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक सांसद रहे, अटल जी भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे, पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर जी जिस क्षेत्र से सांसद रहे, उस क्षेत्र से मेरा सौभाग्य ही है कि आज मुझे इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही। मित्रों, यही क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा। यही क्षेत्र में 25 साल तक चुनावी राजनीति सफलतापूर्वक आप सबके आशीर्वाद से की। आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मगर मैं राज्यसभा के लिए सदस्य तब बना जब लोकसभा के चुनाव नहीं, और मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं। पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ने की अनुमति दी, इसके लिए शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। ये चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। आज ये देश का नेतृत्व कौन करेगा मैं पूछता हूं तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। और 5 साल के अंदर ही ये विश्वास क्यों बना है? 5 साल के अंदर ही गुजरात का एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव का प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो आज पूरी देश की जनता का लाडला क्यों बना है? क्योंकि 70 साल तक देश की जनता जिस नेता की राह देख रही थी, वो नेतृत्व देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखाई पड़ता है। मेरे पूर्व अध्यक्ष नितिन जी यहां बैठे, राजनाथ जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय गरीब कल्याण के सिद्धांत पर आगे बढ़ने वाली पार्टी, देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा लाने का प्रयास एक 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और राजनाथ सिंह जी ने अभी बात की, एयर स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। मित्रों, आज देश के सामने सवाल है कि देश को सुरक्षा कौन दे सकता है? और देश को सुरक्षा एक ही व्यक्ति दे सकती है, एक ही पार्टी दे सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश को सुरक्षा दे सकती है। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। अभी एक लंबा रोड शो है, रास्ते में भी जनता खड़ी है, काफी देर हुई, चिलचिलाती धूप है। मैं आप सभी को आज अपील करने आया हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं, निश्चित है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले ही है, मगर मैं गुजरात की जनता को अपील करना चाहता हूं कि गुजरात की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दीजिए और गुजरात अपने ये बेटे को शान के साथ प्रधानमंत्री बनाए, इस दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, आज गांधीनगर की क्षेत्र की जनता को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं
कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है। यहां विजय भाई के नेतृत्व में, नितिन भाई के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है। गांधीनगर क्षेत्र का विकास हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कमिटमेंट है। और आज गांधीनगर क्षेत्र पूरे देश में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। अडवाणी जी की विरासत को मैं बड़ी विनम्रता के साथ, तहे दिल से, बड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज के दिन देश भर के सभी नेता यहां आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पार्टी की ओर से और मेरी व्यक्तिगत रूप से भी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और गांधीनगर के मतदाताओं का भी हृदय से धन्यवाद कर आपके आशीर्वाद के साथ यहां से मैं नामांकन भरने के लिए जा रहा हूं। आप सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, फिर एक बार। भाई ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतृत्वगण नामांकन भरने के लिए रैली के साथ बहुत बड़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए, उन सबके साथ रैली के स्वरूप रथ में बैठ के नामांकन भरने के लिए जाएंगे।